का जब आरंभ हुआ था, ये एक ऐसा इतिहास है जो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के तौर पर हम देखेंगे। इसमें हम फ्रांस, यूरोप, अन्य कई देशों की बातें करेंगे। तो फ्रांस की जो क्रांति का आरंभ हुआ, यूरोप के विभिन्न देशों के बारे में बात करें तो फ्रांस भी उन्हीं का एक हिस्सा है। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में आरंभ में हम सुनते आ रहे हैं। फ्रांस यूरोपीय कंट्री है एक। फ्रांस की जो क्रांति है उसकी अगर हम शुरुआत को माने तो हम शुरुआत मानेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से। सबसे पहली कहानी फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई उसका इतिहास कहीं ना कहीं लिंक करता है हमारे अमेरिकी क्रांति से। अमेरिका के अंदर जब अमेरिका बसा था तब कई सारी जो ब्रिटेन था उसके अंदर उसने उस पर कब्ज़ा कर रखा था। जिस प्रकार उसने भारत पर कब्ज़ा कर रखा था इसी प्रकार उसने अमेरिका पर कब्ज़ा कर रखा था, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम थी, कुछ उनके ऊपर दबाव कम था, कुछ उनके ऊपर जो लगने वाली कुछ बंदिशें थीं वो इंडिया से थोड़ी सी कम थी। इंडिया से कम होने की वजह से जो हमारी क्रांति थी वो उसका फैलाव भी थोड़ा सा कम था। फ्रांस जो था वो भी अमेरिका पर ही उसने उपनिवेश बनाया हुआ था, पर एक बार ब्रिटेन से फ्रांस की लड़ाई हुई थी और फ्रांस को ब्रिटेन ने हरा करके अमेरिका में भगा दिया था। और भगाने की वजह से अब उस सारा क्षेत्र ब्रिटेन का हो गया था। ब्रिटेन का होने के कारणवश अब जो ब्रिटेन था थोड़े टाइम बाद उसका अमेरिका से भी विद्रोह हुआ। अमेरिका से विद्रोह पर फ्रांस को एक चांस मिला कि वो ब्रिटेन से बदला ले सके। उसने बदला लेने की इसी नियत से अपनी कंट्री के बहुत सारे एसेट्स उसके बदले की वजह से उस लड़ाई में लगा दिए। 10 अरब लिरवे का कर्ज फ्रांस ने ले लिया उस लड़ाई के लिए, जबकि 2 अरब लिरवे का कर्ज उस पर पहले ही था। तो इसी आधार पर जनता जो थी उसके अंदर जब वो लिरवे का कर्ज अदा नहीं हो पाया तब क्या हुआ, इस चीज़ को हम ज़रा जानते हैं। फ्रांस की क्रांति के चरणों की बात करें तो मेनली 6 चरणों में थी। पहला चरण था जनता ने विद्रोह किया था। दूसरे चरण में संविधान सभा का शासन शुरू हुआ था। तीसरा चरण था संवैधानिक राजतंत्र आ गया था वहाँ। चौथे चरण में रॉबेस्पियर का समय आया था। पाँचवें समय डायरेक्टरी का काल था और छठे समय में नेपोलियन का काल आरंभ हुआ था। अब आरंभ करते हैं क्रांति के कारणों से। क्रांति के कई सारे कारण थे। पहला कारण था लुई सोल्वे जो वहाँ का शासक था। फ्रांस के अंदर जो शासक होते थे वो गिनती के अनुसार होते थे। आरंभ में लुई ही लगाया जाता था, लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय। इसी प्रकार से लुई सोल्वे भी एक शासक बना था। लुई सोल्वे के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक अयोग्य शासक था। दुश्मन राष्ट्र की कन्या से इसका विवाह हुआ था जो ऑस्ट्रिया की कन्या थी जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट। बड़े फैसले लेने में ये व्यक्ति असमर्थ था। उसका एक कारण भी था कि ये बहुत कम उम्र में शासक बन गया था। मैरी एंटोनिएट, एक तो वो दुश्मन राष्ट्र की कन्या थी, इसी कारण जनता मैरी एंटोनिएट से जलती थी, गुस्सा करती थी। दूसरी कंडीशन, मैरी एंटोनिएट जो थी वो खुद भी एक बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज की स्त्री थी और वे लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। राज परिवार की छवि पूर्ण रूप से जनता के अंदर खराब हो गई थी। उसका मुख्य कारण था राजा और राजा की पत्नी मैरी एंटोनिएट। अगर हम लुई सोल्वे के बाद आगे बढ़ें तो 10 अरब लिरवे जिसका कर्ज लुई सोल्वे पर पहले ही था। तीसरी कंडीशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। उसकी एक वजह थी कि ठंड से जो सारी फसलें थी उनका नाश हो चुका था, फसल बर्बाद हो चुकी थी। चौथा वजह थी समाज का 3 वर्गों में विभाजन और 5वीं वजह थी असमानता। आरंभ करते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि लुई सोल्वे क्या था। लुई सोल्वे एक अयोग्य व्यक्ति था, इस विषय में हम जान चुके हैं। 10 अरब लिरवे के कर्ज में किस प्रकार से फ्रांस डूबा इस बारे में हम जानते हैं। फ्रांस ने अमेरिकी युद्ध में उसका ब्रिटेन के विरुद्ध सहयोग करने हेतु 10 अरब लिरवे का कर्ज लिया, जिसके कारण वे कर्ज के बोझ में डूब गया। इसके पहले भी फ्रांस ने 2 अरब लिरवे का कर्ज लिया हुआ था। इस बात से ये सिद्ध हो गया कि लुई सोल्वे एक अयोग्य शासक था। किसी और की लड़ाई में आप अगर इतना महंगा कर्ज ले रहे हो तो क्या आपको वो अदा नहीं करना पड़ेगा। इसी आधार पर पता चलता है कि एक राजा ने किस प्रकार का फैसला लिया। केवल गुस्से से कोई एक फैसला नहीं लिया जाता, ये बात यहाँ सिद्ध हो गई। और एक योग्य शासक कभी इस प्रकार के फैसले नहीं लेता। फ्रांस को हर महीने
जब कर्जा लिया है तो अब कर्जा को अदा तो करना ही होगा, लेकिन 10 से 12 अरब रुपये का कर्ज इतनी जल्दी अदा नहीं हो पाता। इसीलिए प्रति 1 महीने उसको उस बात पर ब्याज दिया जाता था, ब्याज देना पड़ता था। तो वो ब्याज राजा स्वयं तो कभी कोई राजा कमाता नहीं है, वो केवल और केवल जनता के करों से ही अपने शासन को और अपने कार्यों को संपूर्ण करता है। राजा के पास जो भी होता है वो जनता का ही होता है। जब जनता से करों की मांग की गई तो वो जो कर हुआ करते थे, अब जब पैसा लेना है तो जनता के हाथ से जाकर के छीना नहीं जाएगा, एक करों के द्वारा लिया जाएगा। जब 10 अरब रुपये का कर्ज ले लिया और अब उसे ब्याज के तौर पर पे करना है, तो इतना ब्याज नहीं, इतना कर नहीं आते थे, इतने करों से इतना अमाउंट नहीं जमा हो पाता था कि वो पे कर पाएँ या फिर वो कर्जा दे पाएँ। इसीलिए उन्होंने करों में वृद्धि करनी आरंभ की। वे करों में वृद्धि कर लोगों से इसकी वसूली करता था, परंतु उसके बाद भी फ्रांस के कर्ज के बोझ में डूबा रहा और करों में वृद्धि के बाद भी वे ब्याज देने लायक धन नहीं इकट्ठा कर पाया। कर की दरें बढ़ने के कारण फ्रांस में वस्तुओं के दाम बढ़ गए और महंगाई आसमान छूने लगी। दूसरी तरफ बर्फबारी होने से भी फ्रांस के अंदर लोगों की फसलें अच्छी नहीं हुई। और फसलें अच्छी ना होने के कारण फ्रांस जो था वो पूर्ण रूप से गरीब हो गया, भुखमरी के हालात आ गए। फ्रांस के अंदर यहाँ के मुकाबले रोटियाँ नहीं खाई जाती, वहाँ पर पाव रोटी खाई जाती है। एक पाव होता है, लाइक हमारे यहाँ पर भी उस चीज़ को यूज़ किया जाता है मुंबई साइड, सो वही पाव वहाँ पर खाया जाता है। उसके दामों में इतनी वृद्धि हो गई कि लोग उसे खरीदने में असमर्थ हो गए। तो इसी कारण कुछ लोग एक दिन इकट्ठा हुए और जा कर के मैरी एंटोनियट के पास पहुँचे और कहा कि महारानी साहिबा, हमारे यहाँ पर आप पार्टी कर रही हैं। उस टाइम मैरी एंटोनियट पार्टी कर रही थी, तो वहाँ पार्टी कर रही थी और लोगों ने जाके कहा, मैम आप पार्टी कर रही हैं और हम लोगों के पास खाने के लिए पाव तक नहीं है। तो मैरी एंटोनियट ने गुस्से में उन्हें चिढ़ाने के लिए बात कही कि पाव नहीं है तो केक खा लीजिए। जिस व्यक्ति पर पाव खाने के पैसे ना हो उसे केक खाने की बात करने वाली मैरी एंटोनियट ही हो सकती थी। मैरी एंटोनियट की बात सुनकर के लोग वहाँ से वापस तो आ गए, परंतु उनके दिल में उनकी घृणा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा मैरी एंटोनियट प्रत्येक मामले में स्वयं हस्तक्षेप करती थी, इतना हस्तक्षेप करती थी कि लोगों के दिल में उनकी इज्जत धीरे धीरे जाती रही। पहली बात, वो दुश्मन देश की महिला, दुश्मन देश की राजकुमारी हैं, और दूसरी कंडीशन, वो इस प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव करती थी। थर्ड कंडीशन अब क्या हुई, सामाजिक असमानता। कर लिए गए तो किन से लिए गए और किस प्रकार से लिए गए। तो कर यहाँ पर समाज जो था, अब इस बारे में हमें पहले समाज को जानना पड़ेगा। फ्रांस में समाज 3 स्टेट या 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला स्टेट जो होता था उसे हम पादरी वर्ग कहा करते थे, जिसके अंदर ईसाई धर्म के मुखिया जो होते थे वो आया करते थे, या धर्म गुरु जो हुआ करते थे। उदाहरणार्थ हमारे यहाँ पर ब्राह्मण लोग जो होते हैं उनका पद होता है। दूसरी कंडीशन था दूसरा स्टेट। दूसरा स्टेट के अंदर कुलीन या सामंत या अभिजात लोग आया करते थे। भारत के अंदर पाए जाने वाले ज़मींदार उन्हीं का उदाहरण पाए जाते हैं। फ्रांस के अंदर एक दास प्रथा थी, और दास प्रथा के अंतर्गत एक रूल चलाया जाता था कि अगर दास है, ये एक बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि अगर कोई एक व्यक्ति दास है तो उस दास को अपनी शादी करने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता था। तो ये एक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके अलावा जो प्रथम और द्वितीय स्टेट थे, इन लोगों को कभी भी किसी प्रकार का कर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, ये कर नहीं दिया करते थे। समाज के अंदर तीसरे स्टेट के लोग जो हुआ करते थे वो गरीब मज़दूर थे, किसान वर्ग थे। फ्रांस में आबादी का ये 90% थे, और इसके अंदर मज़दूर और किसानों के अलावा कुछ पढ़े लिखे लोग भी धीरे धीरे जुड़ गए थे, कुछ व्यापारी भी आ गए थे इसके अंतर्गत। इसमें इन्होंने ही आगे जा कर के फ्रांस की क्रांति को अंजाम देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा एक असमर्थता थी राजा को, किस वजह से, जो दूसरे स्टेट के लोग हुआ करते थे, अभिजात और सामंत, इनके पास ज़मीन के बहुत बहुत बड़े हिस्से हुआ करते थे। उतने बड़े राजा के पास तो नहीं थे उस टाइम पर, जितना सामंतों ने घेर लिया था फ्रांस को उतना राजा के पास भी नहीं था।
तो उस फ्रांस को जब इन लोगों ने घेर लिया तो कंडीशन किस प्रकार की हुई कि सारा का सारा फ्रांस जब अमीरों के पास है और इन प्रकार के सामंतों के पास है तो वो किसकी क्यों मानेंगे, उन्हें मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उनके पास खुद ही इतना बड़ा रुतबा है। लेकिन वो राजा से बिगाड़ते भी नहीं थे, राजा के फ्रेंड ही बनकर रहते थे, दुश्मन नहीं बनते थे। थर्ड कंडीशन, और जो पादरी वर्ग थे इनसे राजा स्वयं कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि आरंभ में जो ईसाई धर्म था इसके अंदर भी एक कट्टरता पाई जाती थी, हद से भी ज़्यादा, स्पेशली फ्रांस में। फ्रांस के अंदर जो कट्टरता इस वे में थी कि जो धार्मिक आधार पर कह दिया गया उसे कोई भी नकार नहीं सकता, तो पादरी वर्ग से तो उलझना इनके लिए असंभव ही था राजा के लिए। फ्रांस में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कोई कर नहीं देना पड़ता था, जबकि तृतीय स्टेट के लोग सरकार को, प्रथम वर्ग को यानी प्रथम स्टेट को और द्वितीय स्टेट को भी कर दिया करते थे, जिसे टाइथ और टाइल के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम की। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो होती है वो एक ऐसे समय से हुई जब फ्रांस आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय राजा पर 12 अरब लिरवे का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी थी। इसी कारण लोग पाव रोटी जैसी मूलभूत वस्तुओं को भी नहीं खरीद पा रहे थे। मूलभूत वस्तु वे वस्तु होती हैं जो हम लोग नॉर्मल में यूज़ करते हैं। उदाहरणार्थ हम लोग पानी पीते हैं, नमक खाते हैं, रोटी, आटा, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, ये नहीं तो इंसान भूखा मर सकता है। तो रहे थे पार्टी ओके, तो जो लोग थे वो पाव रोटी जैसी मूलभूत वस्तु भी नहीं खरीद पा रहे थे। पाव रोटी के बढ़े हुए दामों से जनता बहुत परेशान थी। इसी बीच राजा ने करों को प्रथम और द्वितीय स्टेट की देने की अपील की, क्योंकि राजा ये जानता था, राजा अपनी जनता को भी जानता है, राजा ये जानता था कि जो प्रथम स्टेट हैं और द्वितीय स्टेट है ये रिच हैं, जबकि थर्ड स्टेट है ये गरीब है, और मैं इस पर कितना बोझ डाल सकता हूँ कर का। वो 3 प्रकार के कर दे रहे हैं, वो गरीब हैं तो वो इतना कर नहीं दे पाएंगे कि राजा का कर्ज अदा हो पाए। इसी कारण उसने ये फैसला लिया कि वो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट पर कर लगाएगा नहीं, अपितु उनसे कर लगाने के विषय में बात करेगा। परंतु कोई भी व्यक्ति पैसे को पे कहाँ करना चाहता है, वो खामा में पैसा देना ही नहीं चाहता। फ्रांस के पादरी और सामंत यानी कि अभिजात वर्ग का भी यही हाल था, प्रथम और द्वितीय स्टेट का। उन्होंने इस कर को देने से मना कर दिया। इसके पश्चात राजा ने स्टेट जनरल को बुलाया, अर्थात संसद को बुलाया गया। संसद के अंदर 3 सदन यानी कि 3 स्टेट को रखा गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रत्येक स्टेट में से 300 लोगों को बुलाया गया। प्रथम स्टेट से 300, द्वितीय स्टेट से 300 और तृतीय स्टेट से भी 300। परंतु तृतीय स्टेट की जनता 90% थी, इसीलिए तृतीय स्टेट के लोगों में 600 लोग स्टेट जनरल पहुँचे। स्टेट जनरल में 600 लोगों का पहुँचना, वो सभी पढ़े लिखे लोग थे जो तृतीय स्टेट के अंदर थे। तृतीय स्टेट के उन पढ़े लिखे लोगों के साथ 40,000 लोगों के पत्र भी गए थे जो फ्रांस की संसद पहुंचे थे। इसके पश्चात जब एक फैसले पर मत देने की बात आई तो राजा ने ये फैसला दिया कि प्रत्येक स्टेट, चाहे आप 300 लोग या 600 लोग इकट्ठा हुए हो, प्रत्येक स्टेट को केवल एक ही मत देने का अधिकार है। यानी कि एक स्टेट के 300 लोग आपस में बात करके एक वोट डालेंगे, द्वितीय स्टेट के लोग बात करके एक वोट डालेंगे, तृतीय स्टेट के लोग बात करके एक वोट डालेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ये बात साफ हो गई कि ये फैसला नहीं आने वाला, क्योंकि प्रथम और द्वितीय स्टेट इस चीज़ के लिए पहले ही मना कर चुके हैं और प्रथम और द्वितीय स्टेट उसकी ना मानने में ही मत को डालेंगे। तो कुल मिलाकर के अब भी ये फैसला टल जाएगा। परंतु राजा ने यहाँ पर फिर एक अयोग्यता की सिद्धता करी और इन लोगों को बुला करके इनके गुस्से को इतना भड़का दिया कि अब ये लोग स्वतंत्रता को पाने की लालसा में डूब गए और सभी लोग इकट्ठा होकर के टेनिस कोर्ट नाम की एक जगह पर एकत्र हुए और वहाँ पर इन्होंने शपथ ली, जिसे टेनिस कोर्ट की ओथ यानी कि ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट कहा जाता है, कि जब तक हम फ्रांस को उसका संविधान नहीं दे देंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। इसी कारण
फ्रांस के अंदर जब ये शपथ ली इन लोगों ने और इन्होंने ये मान लिया कि अब हम फ्रांस को जब संविधान देंगे तभी हम शांत होकर के बैठेंगे, तो इस के अंतर्गत लोगों से क्या कहा गया कि अब आप लोग शांत हो जाइए। राजा ने टेनिस कोर्ट को बंद कर एक जगह थी, एक हॉल था असेंबली हॉल, उसे बंद कर दिया और लोगों को बाहर निकाल दिया। वही जगह टेनिस कोर्ट थी। उस कड़ाके की ठंड में लोगों की ये ओथ, और उसके बाद लोगों के अंदर एक वहाँ ओथ लेने के बाद आबेसिए और मेराबियो जैसे दो बड़े बड़े नेता। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन भी रहेगा कि फ्रांस की राजधानी क्या है और बास्टिल का किला किस राज्य में स्थित था? तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको वीडियो के अंदर ही देने हैं, और जैसा भी वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसके पश्चात जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर ये लोगों में ये भय फैल गया। वहाँ से तो लोग चले गए, परंतु ये भय फैल गया कि राजा अपने लोगों को भेजेंगे हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। और इसी भय में एक तरीके से जब फैलता है ना कि लोगों के अंदर एक भय हो जाता है, एक चीज़ फैल जाती है, एक रूमर सा स्प्रेड हो जाता है। उस भय ने ही सभी लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। लोगों के पास हथियार थे नहीं। लोगों ने बास्तिल के किले को ढा दिया। ढाने के पश्चात उसके अंदर से जितने भी कैदी थे उन्हें आज़ाद किया, और वहाँ से प्राप्त जितना भी सामान था, जितने भी हथियार उन्हें प्राप्त हुए वो उन्होंने ले लिए। और इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति में विद्रोह का आरंभ हुआ। और इस एक एक करके जब ये खबर चारों तरफ फैली तो फ्रांस के हर एक एरिया पे, गाँवों में, छोटी छोटी बस्तियों में विद्रोह होने लगे। इन्हीं विद्रोहों के चलते फ्रांस के अंदर एक कंडीशन ऐसी भी आई जब राजा इस बात को मान गया कि वो अब अपना पद छोड़ता है, और फ्रांस के अंदर लोग संविधान की जो बनावट चाहते हैं, जो संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, अब वो उसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक बात और जानी थी कि जो स्टेट जनरल राजा ने बुलाई थी, जहाँ जनता ने प्रथम बार ये शपथ ली कि लोग फ्रांस में संविधान को स्थापित करेंगे और फ्रांस में संविधान लागू नहीं होगा, वे लोग शांति से नहीं बैठेंगे। इसके पश्चात फ्रांस से विद्रोह आरंभ हुए और बास्तिल का किला ढा दिया गया। सारे फ्रांस में धीरे धीरे विद्रोह भड़क गया। राजा को अपना पद त्यागना पड़ा और फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र घोषित करना पड़ा। जैसे ये बात आरंभ हुई कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आरंभ होगा, तो फ्रांस की जनता के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान बनने की शुरुआत हुई। पहली बार पूरे विश्व में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के बारे में बात की गई। ये वही फ्रांस है जहाँ से आज के स्वतंत्रता का नारा आरंभ हुआ, जहाँ स्वतंत्रता के बीज रोपे गए। मील का पत्थर है ये हमारे इतिहास में, हमारी स्वतंत्रता में, उपनिवेशीवाद को समाप्ति में फ्रांस की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाएगी और मानी जाती रहेगी। संवैधानिक राजतंत्र से पहले संविधान सभा जो थी वो पूरे राष्ट्र को चला रही थी। संवैधानिक राजतंत्र जैसे ही बना तो उसके अंदर दो स्टेट बनाए गए, पहला स्टेट और दूसरा स्टेट। पहला स्टेट वामपंथी था तो दूसरा स्टेट दक्षिणपंथी था, तथा मध्य में यानी कि मेन जो हेड था राजा हुआ करता था। राजा जो हुआ करता था, एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर के तौर पर राजा वहाँ पर कार्य किया करता था। तो वामपंथी जो लोग थे, वामपंथी लोग कौन होते हैं? वामपंथी लोग वे लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी सी एडवांस होती हैं, जो आगे को नई चीज़ों को सोचते हैं। जबकि दक्षिणपंथी जो पुरानी सोच रखते हैं, जैसे हमारे दादा दादी। दक्षिणपंथी लोग कहते थे कि जितना भी हुआ ठीक है, फ्रांस में विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद अब ये हमने स्थापना कर ली, ठीक है, अब इसे ख़त्म करो। जबकि वामपंथी लोग कहते थे ये तो अभी शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है और हम राजा को इस पद पर से हटा करके ही रहेंगे। अंततः फ्रांस के अंदर ये चलता रहा और इन दोनों के अंदर कभी कभी मतभेद भी हुआ करते थे। इसके पश्चात इसी बीच में राजा ने एक ऐसा काम किया कि उसे सारी जनता ने ही निकाल करके बाहर कर दिया।
का जब आरंभ हुआ था, ये एक ऐसा इतिहास है जो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के तौर पर हम देखेंगे। इसमें हम फ्रांस, यूरोप, अन्य कई देशों की बातें करेंगे। तो फ्रांस की जो क्रांति का आरंभ हुआ, यूरोप के विभिन्न देशों के बारे में बात करें